नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और जो कल शुरू हुई और आगे चलने की बहुत उसमें आशंका है। और कंट्रोवर्सी ऐसी है कि ऐसी-ऐसी चीजें बोली जा रही हैं जो पहले कभी सुनी नहीं गई। कहा ये जा रहा है कि उपसभापति के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा। सभापति के खिलाफ राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उनको हटाने की मांग की जाएगी। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो राज्यसभा के सभापति होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? दरअसल इस घटना के बहुत सारे आयाम हैं और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा रामदास, जो इन सब घटनाओं का बड़ा गहरे से और बड़े बेबाक तरीके से अपना विवेचना देते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाबा रामदास जी। जय बाबा हो, जी पहले जय तो श्री राम। कमल भाई, जय जय श्री जय राम। श्री जय श्री राम। बाबा जी पहले तो इसी चीज पर चर्चा करते हैं। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, एक-एक करके चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव ला सकता है? और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि ये जो धमकी दी जा रही है, इसका मकसद क्या है? क्या उपराष्ट्रपति निशाने पर हैं या बीजेपी सरकार निशाने पर है, मोदी निशाने पर? सर एक बात बताऊं आपको, जी ना बीजेपी सरकार निशाने पे है ना उपराष्ट्रपति निशाने पे है। जी इस देश की जनता निशाने पे है। जी देखिए, जब से ये 4 जून का रिजल्ट आया है ना, और उसके बाद की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो जियो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, जी उससे क्या है कि भारतीय विपक्ष को में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जी कि दुनिया भर का झूठ, फरेब, अनर्गल शनर्गल कुछ भी बोल के सरकार की आलोचना करनी है। कुछ भी बोल के हर चीज में सरकार की आलोचना करनी, ये इनकी एक स्ट्रेटेजी है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष को ये स्ट्रेटेजी सिखा कौन रहा है? तो इनके आका बैठे हैं साहब, जो विदेश में ना, जो डीप स्टेट के जो एजेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके निर्देश पे ये काम हो रहा है। और उनको ये कहा गया है कि कैसे भी करके भारत की जनता में असंतोष पैदा करो और उनको जो है झूठ सूठ बोल के, चाहे जैसे जो है उनको भड़काते रहो। ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल के लाओ जिसमें सरकार का कोई मतलब ना भी हो, एकदम सरेआम सफेद झूठ हो, तो भी वो बोलते रहो और जनता को भड़काते रहो। और जनता में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता पे बैठा हुआ दल है, प्रधानमंत्री है, इनके खिलाफ एक गुस्सा पैदा करो, अविश्वास पैदा करो। तो सब ये, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जी विनेश फोगाट अपनी गलती से उनका वजन नहीं आया, 100 ग्राम वजन वो कम नहीं कर सकी। विनेश फोगाट का अपना पर्सनल कोच है, वो वहां ओलंपिक लड़ने गई है, कोई बच्ची तो है नहीं। जो अंतिम पंगाल है वो 20 साल 19 साल की बच्ची है। विनेश फोगाट 29 साल की, 30 साल की होने वाली है इस 25 अगस्त को, तीसरा ओलंपिक है। तो सर उनको कोई बच्चों का तो है नहीं कि खिला कोई बहका गया, फुसला गया, उनका वजन बढ़ गया, कम नहीं हुआ।
इसके लिए भी मोदी दोषी है, मोदी ने षड्यंत्र कर दिया। ये मोदी के आदमी वहां बैठे थे। हाँ, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, आपके हरियाणा के नेता, सब मोदी को दोषी ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि जब विनेश फोगाट का वजन हो रहा था तो उस वेइंग मशीन पे मोदी ने पैर रखा हुआ है पीछे से। मोदी ने षड्यंत्र करके जानबूझ के आईओसी से कह के हरवा दिया। तर्क ऐसे दिए जा रहे हैं कि जो मोदी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो क्या 100 ग्राम की छूट नहीं दिला सकता था? ऐसे ऐसे तर्क। सर, ऐसे तर्कों से क्या होता है? जब आप देखिए, गोएबल्स जो था वो सूचना और वो मंत्री था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, तो उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि एक झूठ को अगर 1000 बार बोला जाए ना जनता के सामने, तो जनता उसे सच मानने लगती। तो सर, ऐसे तमाम झूठ बोले जाएंगे जनता के सामने कि जनता उनको सच मानने लगे। अब मेरी बात सुनिए, जया बच्चन ने, आपका नाम क्या है? कमलकांत जी। ये सामने स्क्रीन पे आपने नाम लिखा है कमलकांत जी। अब इस वीडियो बनाने के दौरान में मैं आपको 5 बार अगर कमलकांत जी, कमल भाई बोल दूं तो आप मेरे पे नाराज हो जाएं। क्या खबरदार, बदतमीज आदमी, मेरे को कमलकांत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा, अरे साहब, आपने खुद ही नाम लिख रखा है कमलकांत, आप इसको हटा दो, आप रामलाल लिख लो, मैं आपको रामलाल बोलना शुरू कर दूंगा। पर नहीं, आप यहां से कमलकांत हटाएंगे भी नहीं और मुझे कमल बोलने भी नहीं देंगे। इस जया अमिताभ बच्चन ने अपना नाम संसद के रिकॉर्ड में जया अमिताभ बच्चन लिखा रखा है। जब ये खुद को भी वहां एड्रेस करती है तो जया अमिताभ बच्चन ही बोलती है। आपको याद है वो एक और दूसरा सभापति बैठा था तो वो बड़ा जोर से हंस पड़ा कि सर मैं जया अमिताभ बच्चन। रिकॉर्ड में तुमने खुद लिखा है जया अमिताभ बच्चन और तुम खुद भी अपने आप को जया अमिताभ बच्चन ही बोलती हो, पर अगर हम बोल देंगे तो तुम सर, इसको कहते हैं हमारे यहां आम भाषा में वितंडावाद, वितंडा फैलाना कि सर आप चाहे कुछ कर लीजिए, मुझे आपसे झगड़ा करना है और वितंडा फैलाना है। अच्छा, वितंडा फैलाने के लिए सर कोई लॉजिकल थिंकिंग, कोई तर्क, कुछ नहीं, आपको सिर्फ झगड़ा करना होता है। लॉजिक से तो आप, तर्क से आप, यू कांट रीजन विद सच अ पर्सन। अच्छा, उनको, जया बच्चन को ये पता ही नहीं है या विपक्ष को क्या इतना भी नहीं पता है कि भैया ये राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन है, इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ रैंक, और वो रैंक है देश का उपराष्ट्रपति। देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। तो अगर आपको सभापति हटाना है, दैट मीन्स आपको देश के उपराष्ट्रपति को चेंज करना होगा, और आप उसको चेंज कर नहीं सकते। उसका वो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पर सर जया बच्चन को और समूचे विपक्ष को इस तथ्य से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भारत की जनता को यह बताना है कि हम सरकार को घेर रहे हैं, हमने सरकार की नाक में दम कर रखा है, और झूठ बोल के घेरना है सरकार को। मुद्दा देखिए सर, प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कोई सरकार को घेरने के लिए असल में पूछा जाए ना, कोई मुद्दा नहीं है। तो सर जब कोई इशू नहीं है तो आप नॉन इश्यूज पे तो घेरेंगे, तो एक के बाद एक नॉन इश्यूज निकालते रहेंगे। तो ये नॉन इश्यू, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह, देखिए इसमें पहले एक बार जया जी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए भी हैं और मेरे दिमाग में भी थे। पहला मुद्दा तो जया जी का, जिस दिन ये झगड़ा हुआ और उन्होंने बाहर आकर बाइट दी, उस दिन तो लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं था। उस दिन तो उन्होंने जो कहा, जया बच्चन ने, वो ये कहा
कि मुझे आपकी टोन पसंद नहीं है। भाव ये था कि आपकी टोन, अब टोन को कैसे डिफाइन किया जाए? मैं ऐसे बोलता हूं तो मैं ऐसे ही बोलता हूं। ये टोन, और देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे डायलेक्ट हैं, कुछ डायलेक्ट थोड़े तीखे हैं, कुछ डायलेक्ट थोड़े सॉफ्ट हैं। आपको कोई डायलेक्ट पसंद आ सकता है, नहीं आ सकता है, पर टोन का तो कोई मुद्दा ही नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति मुझसे माफी मांगे। अरे माफी आप मांगे उपराष्ट्रपति से, या उपराष्ट्रपति आपसे माफी मांगे? उपराष्ट्रपति किस चीज के लिए माफी मांगे? कि मेरी टोन ठीक नहीं है? मतलब किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जी। सर मैंने कहा ना कि और कोई इशू है नहीं, तो जब और कोई इशू नहीं होगा तो इसी तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे, बल्कि इससे भी और ज्यादा घटिया घिनौने मुद्दे उठाए जाएंगे। आप देखिएगा इस पूरे सत्र में आगे जब जब सत्र चलेगा, इसी प्रकार के छोटे छोटे अनावश्यक मुद्दे उठाकर संसद को बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। संसद नहीं चलने दी जाएगी, जिससे कि संसद कोई काम न कर सके। और देखिए, इनका एकमात्र उद्देश्य है जनता को ये दिखाना, ये एहसास कराना कि हम सरकार के प्रति बहुत सख्त हैं, हम सरकार से हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं, हम सरकार के सामने खड़े हैं, हम आक्रामक हैं, हम आक्रामक मुद्रा में सरकार से लड़ रहे हैं, हम आपके हितों की, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सच पूछा जाए ना तो सर, ये जो स्ट्रेटेजी है ना इनकी, कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, इसको खुश करने के लिए ये सारी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि आप सरकार से लड़ते हर मुद्दे पे, चाहे कुछ हो जाए, आप सरकार से लड़ते हुए नजर आइए। कुछ ना हो तो जबरदस्ती लड़िए। बाबा जी, क्या आपको लगता है कि भारत की जनता, दो तीन मुद्दे इसमें आ गए हैं। एक तो आपने जो बात उठाई कि जो डीप स्टेट है उसने दो तीन सफल प्रयोग कर लिए हैं, और वो जो दो तीन सफल प्रयोग हैं उससे वो उत्साहित है, और भारत का अपोजिशन भी उत्साहित है। एक तो जिस तरह से यूएस में ट्रंप को नहीं लड़ने दिया जा रहा है, अनावश्यक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार को इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर, जिस स्ट्रेटजी की आप चर्चा कर रहे हैं, इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदनाम करके और वहां की सरकार को हटा दिया गया। और कुछ हद तक हिंदुस्तान में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी यही तरीका अपनाकर कांग्रेस ने अपनी सीटें 50 से 100 कर ली। इन सब ने इनको उत्साह दिया हुआ है। पहली बात तो ये, तो क्या ये आगे भी चलेगा? नंबर दो, क्या हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली है कि वो इनके जो स्ट्रेटजी है और इनके जो अनावश्यक और झूठे इश्यूज हैं उनको समझ नहीं पाएगी? क्या लगता है आपको? सर भारत की जनता भोली है कि नहीं, इस पे थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। मैं आज से 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, जिस दिन ये श्रीलंका अपना बांग्लादेश वाला कू हुआ है, उस दिन में एक पैनलिस्ट है, एक बड़े अच्छे विचारक चिंतक हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जी पाकिस्तान मूल के हैं पर रहते हैं शायद यूके में। वो ओंकार चौधरी जी के प्रोग्राम में, आई थिंक, या यस ऐसे ही कुछ, वो बता रहे थे। उन्होंने कहा जी, ये जो बांग्लादेश का जो कू हुआ है ना, इट इज अ प्रॉपर CIA स्कूल का, CIA का इस पे छाप है पूरी। CIA किसी भी देश में अगर उसको तख्ता पलट करना होता है तो ऐसे ही करती है। तो उनके मॉडस ऑपरेंडी क्या है? वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस देश में इन्होंने अपने मनपसंद सरकार बनानी है, या सरकार अगर चुनाव में नहीं जितवा पा रहे और तख्ता पलट करना है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उस देश के चुनावों के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करते हैं। यही भारत इसका का तरीका, अपोजिशन कर रहा है। हाँ, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया
या अन्य देशों में क्या करते हैं कि किसी एक मुख्य विपक्षी पार्टी से या 2-3-4 छोटी छोटी पार्टियों से और एक मुख्य विपक्षी पार्टी से चुनाव का बायकॉट करा दिया आपने। कश्मीर में ये अक्सर करते हैं। तो अब क्या करें सब? जब आप चुनाव में आप खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो जो एक पार्टी है वो तो लड़ेगी, तो वो पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो बोलेगा अरे ये तो चुनाव नहीं था, ये तो फार्स था, ये तो फर्जी चुनाव था, ये तो नकली चुनाव था, ये तो इसको चुनाव थोड़ी ना कहते हैं, इसको तो जनता का विश्वास ही हासिल नहीं है, इस सरकार को इस देश में शासन करने का हक ही नहीं है, ये तो तानाशाही की सरकार है, ये गलत सरकार है, इस सरकार को इस देश में होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो चुनाव जीत के ही नहीं आई, चुनाव तो हुआ ही नहीं था, जबकि चुनाव का बायकॉट उन्होंने खुद किया था। फिर वो जब चुनाव बैठ जाती, जब वो चुनाव जीत जाती है सरकार, तो उस देश में 5-6 लाख लोगों को सड़कों पे उतार के एनआरकी फैलाई जाती है, जैसा बांग्लादेश में वो आरक्षण विरोधी आंदोलन के नाम पे फैलाई गई। और फिर वहां की सेना की एक धड़े को अपने में मिला के उस देश के प्रधानमंत्री को भागने पे मजबूर कर दिया जाता है, या उसका तख्ता पलट दिया जाता है, या देश में इतना उपद्रव कर दिया जाता है कि वो सरकार परेशान हो जाती है। ये सेम, इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट स्टोरी विच वाज रिपीटेड इन बांग्लादेश। आपने देखा, सबने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको सर हमारे देश में कैसे रेप्लिकेट कर रहे हैं कि ईवीएम 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 ईवीएम, मोदी तानाशाह है, मोदी तानाशाह है। मोदी ने सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं, सारे जो इदारे हैं, उनको समाप्त कर दिया है। मोदी तो तानाशाह है, मोदी तानाशाह है। और ये चुनाव एक फार्स है। मोदी ने तो चुनाव बेईमानी से जीता है, जो ईवीएम है वो हैक हो सकती है, चुनाव आयोग बिक चुका है, इवन लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार के प्रबंधन करके लोगों के दिमाग में ये बात भरी जाती है, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, ये तो चुनाव फर्जी है। उसके बाद किसान आंदोलन, यह आंदोलन, वो आंदोलन, शाहीन बाग, दिस बाग, मतलब करके देश में एनार्की फैलाई जाए। पर सर अब उसमें भारत का एक बहुत बड़ा बचाव हो गया कि भारत की सेना ऐसी नहीं है जो किसी विदेशी डीप स्टेट एजेंट के बहकावे में आके भारत के प्रधानमंत्री को डिस्टेबलाइज कर दे, नंबर 1। और भारत का प्रधानमंत्री और भारत की सरकार इतनी कमजोर नहीं है, किसी उपद्रव को सख्ती से कुचल ना सके, कंट्रोल ना कर सके। अच्छा, 1-2 स्टेटों में ऐसे उपद्रव करने की कोशिश कर सकते हैं ये, लाइक स्टेट्स लाइक बंगाल, स्टेट लाइक केरला, स्टेट लाइक तमिलनाडु, स्टेट्स लाइक पंजाब। पर मोदी के पास एक विकल्प है ना, तुरंत 376 लगा के सरकार को बर्खास्त, 356 लगा के तुरंत सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के 1 दिन में मिलिट्री लगा के कंट्रोल कर देगा, सारे उपद्रव को 1 दिन में कंट्रोल कर देगा। बाबा जी के राज, इसमें शायद मोदी जी ने ये गलती की है कि जब वेस्ट बंगाल में इस तरह की चीजें हो रही थी, उसमें एक बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं। इवन सस्पेंडेड एनिमेशन एक ऑप्शन होता है कि कुछ दिन के लिए आपकी सरकार बर्खास्त है, या सुधर जाओ या पूरी तरह से लगा देंगे। लगा दिया होता तो कहीं किसी भी एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। सर वो मोदी के पास हमसे ज्यादा इनपुट्स हैं, और डीप स्टेट किस कदर मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, मोदी को वो सारी सूचनाएं प्राप्त थी, पता थी, और मोदी ने बहुत सोच समझ के सर डिसीजंस लिए हैं। देखिए, हमारे आपके लिए कह देना बहुत आसान है, मैं भी बहुत नाराज रहता था कि मोदी ने सिंगू बॉर्डर पे जो उपद्रव हुआ किसानों का, उसको कायदे से डील नहीं किया। पर आई थिंक मोदी हैड मोर इनपुट्स देन अस। मोदी वाज डीलिंग विद द डीप स्टेट, मोदी को डीप स्टेट के खतरे पता थे। तो सर आज की तारीख में आप ये देखिए ना, पूरा का पूरा यूरोप इन उपद्रवियों के आग से जल रहा है।
हाँ जी, अमेरिका कनाडा समेत हर जगह डीप स्टेट हावी हो गया है। वो तो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। इन्होंने और इतने हाँ इन्फिल्ट्रेटर्स बुला लिए हैं कि ये हाँ, जब तक उनका इलाज नहीं करेंगे कुछ होना नहीं है। अच्छा दूसरा देखिए कि आपके इर्द गिर्द फेल्ड स्टेट्स की एक पूरी लाइन, मतलब यू आर सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ फेल्ड स्टेट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उधर पीछे श्रीलंका, उधर आगे म्यांमार, तो नेपाल, सर नेपाल है, तो आप ये मालदीव्स, देख, हाँ मालदीव्स, तो सर सारी एक जितनी है बात, सब फेल्ड स्टेट हो गई है। हाँ रोग स्टेट्स, नॉट ओनली फेल्ड स्टेट्स, रोग स्टेट्स, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सर दिवालिया होके। और मुझे एक बात बताइए ना सर, क्या जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी चल रही थी बांग्लादेश की, क्यों बांग्लादेश बिल्कुल की चल रही थी, तरक्की है, और अगर शेख हसीना बांग्लादेश, ठीक से काम भी कर रही थी और हाँ इंडिया का भी सपोर्ट था उसमें, इसलिए वो हो रहा बिल्कुल था। सर, क्योंकि क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसके पड़ोस में एक अच्छा समृद्ध मित्र राष्ट्र रहे, खुशहाल राष्ट्र रहे। एक खुशहाल राष्ट्र रहे। पर सर बांग्लादेशियों को वो खुशहाली पसंद नहीं है, और उन्होंने अपने देश को इन कट्टरपंथियों के हाथ में, जिहादियों के हाथ में देके अपने पूरे देश का सत्यानाश करने लगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं सर, इनका हाल अफगानिस्तान से भी बदतर होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, अफगानिस्तान और बिल्कुल पाकिस्तान से। बिल्कुल। सर एक बात और बताऊं आपको, जो भूखा नंगा है ना, उसका आप क्या नुकसान कर लोगे, बिल्कुल पर वृद्ध राष्ट्र है वो तो उसकी तो बर्बाद। आदत है इसी तरह से रहने की। तो बंगाल वाज अफगानिस्तान वेस्ट, बांग्लादेश वाज अ राइजिंग इकोनॉमी सर, इट वाज अ अच्छा ग्रोइंग लाइफस्टाइल इकोनॉमी। है वहाँ, अच्छी पर कैपिटा इनकम अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, तो उन्होंने अपने देश की पूरा सब बर्बाद करके रख दिया। और आज वहां आज पे क्या अमेरिका किया के है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वार्निंग दे दिया, 1 घंटे में अपने इस्तीफे दे दीजिए सभी, और वहां हम्म, सुप्रीम कोर्ट घेर लिया। अब तो वहां गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई जो आप चाहते थे, उसमें आप नुमाइंदे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, तो हर जी, इंस्टीट्यूशन को समाप्त कर रहे हैं आप। तो था अभी तो देखिएगा, अभी बांग्लादेश की एनआरकी। और सर एक बात बताऊं आपको, इंडिया सर ऐसे को एकदम मच्छर की तरह मसल देगा, जिस दिन चाहेगा उस दिन। बिल्कुल, आई एग्री। तो सर ब्लॉकेटिंग बात यह इतना है है। कि हमारा विपक्ष उसी डीप स्टेट के हाथ की कठपुतली बन चुका है। और एक बात बताइए ना, आरफा खानम शेरवानी कहती है कि 20 करोड़ हमारे पास है और 20 करोड़ नॉन संघी हिंदू हमारे साथ है, हम जब चाहेंगे तब भारत को बांग्लादेश बना देंगे। और कांग्रेस के इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने कहा है कि अब अगला नंबर मोदी का है, अब अगला भारत भी बांग्लादेश बनेगा, भारत भी बांग्लादेश बनेगा। क्या मतलब है इसका? और राहुल गांधी तो बहुत दिनों से कहता रहा है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, सिर्फ तीली दिखाने की जरूरत है। तो सर भारत और देखिए, भारत के नागरिकों को, खासतौर पे हिंदुओं को बहुत ज्यादा चौकन्ना चौकस रहने की जरूरत है। दे शुड अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ दिस अपोजिशन। अपोजिशन आज डीप स्टेट का खिलौना बन चुका है, उसके इशारे पे नाच रहा है, और उसके इशारे पे देश को डिस्टेबलाइज करने की साजिश कर रहा है इंडिया अलायंस, जिसमें ये तमाम इंडिया अलायंस के नेता, स्पेशली राहुल गांधी इसके लीडर हैं। और ये भारत को वाकई बांग्लादेश जैसा हाल करना चाहते हैं। इसके लिए मुझे आपको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सब दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे अंत में है जी। पूछूंगा। एक तो क्या उपराष्ट्रपति को किसी तरह की कोई माफी या सॉफ्टनेस दिखाने की जरूरत है जया बच्चन के प्रति?
या एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए? सर बालों से सदन से बाहर करना चाहिए। वो क्या नाम रामायण में ताड़का और वो उस टाइप की राक्षसियां दिखाई जाती थी ना, जी वो उसका रूप है और उस तरीके से वो संसद के अंदर बिहेव कर रही है और आज से नहीं करी सर। शी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर, यस शी इज ए हैबिचुअल। उस सदन के अंदर बदतमीजी करना, उत्पात करना, इसको सर हमारे यहां भोजपुरी में एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं करना। वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसके जैसे हर व्यक्ति को जो सदन की कार्रवाई में बाधा डालता है, सदन को नहीं चलने देता है, एक्सपेल करके बाहर करना चाहिए। आपके पास मार्शल्स हैं, काय की माफी। जी दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इस सारी सिचुएशन को, जो ओवरऑल एक ब्रॉड पिक्चर है यूनिवर्सल लेवल पर और देश के लेवल पर, ठीक से हैंडल कर पा रही है? बिल्कुल सर कर पा रही है और बहुत अच्छा कर रही है, आगे इससे भी अच्छा करेगी, आप देखते जाइए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि डीप स्टेट की इस कॉन्स्पिरेसी को और राहुल गांधी की इस कॉन्स्पिरेसी को मोदी जी बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। देश एकदम सुरक्षित हाथों में है, बस हमें एज ए नागरिक बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपसे फिर समय लेंगे। दर्शकों, अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे ये निवेदन रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद कमल भाई, धन्यवाद, प्रणाम। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।